नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 1 पर हमारा आज का अगला टॉपिक रहेगा विश्व के इतिहास से संबंधित कुछ टॉपिक यूपीएससी ने जीएस पेपर 1 में शामिल किए हुए हैं। तो उसमें से आज हम पहला टॉपिक सेलेक्ट करेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, द औद्योगिक क्रांति। आईएएस मेंस जीएस पेपर 2 पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं 20 वीडियो के माध्यम से, और ये सभी वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल रहेंगे। और इन वीडियोस के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको हमारी वेबसाइट के थ्रू प्राप्त होगा। जीएस पेपर 1 को भी पूरी तरह से हम 20 वीडियो के माध्यम से संक्षिप्त और सार गर्भित रूप में प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि तैयारी करने वाले छात्रों को पूरे सिलेबस को एक साथ कवर करने में हेल्प मिल सके कि किस तरीके से पूरे सिलेबस को एक्यूमुलेट किया जाए, उसको ग्रास्प किया जाए। ऑफलाइन क्लासेस के लिए और आंसर राइटिंग सेशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देन विश्व इतिहास से पहला टॉपिक है हमारा औद्योगिक क्रांति, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि औद्योगिक क्रांति को एक सीमा चिन्ह या लैंडमार्क माना जाता है विश्व के इतिहास में। और ऐसा क्यों है, इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। टॉपिक्स के कई आयाम हैं, किस तरीके से हमें इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए। तो देन मेनली 3 आयाम पर मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का बैकग्राउंड आपको पढ़ना है, पृष्ठभूमि। यहाँ से कुछ सूचना क्वेश्चन के फॉर्म में यूपीएससी कभी भी आपसे पूछ सकता है पृष्ठभूमि के बारे में। सेकंड एस्पेक्ट रहेगा इसका विस्तार, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में हम इंग्लैंड और अन्य देशों को डिस्कस करेंगे। और तीसरे डायमेंशन में आप बताएंगे औद्योगिक क्रांति के दूरगामी प्रभाव, फार रीचिंग इम्पैक्ट्स। तो इस टॉपिक को इस डायमेंशंस में आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, औद्योगिक क्रांति की जो घटना है दुनिया के इतिहास में 18वीं शताब्दी के मध्य से अर्थात 1750 के बाद से मानी जाती है। और इसको लैंडमार्क इसलिए माना जाता है कि औद्योगिक क्रांति से पहले की दुनिया और उसकी कार्यप्रणाली एक प्रकार की है, और औद्योगिक क्रांति के तुरंत पश्चात दुनिया के संबंध में दृष्टिकोण और जीवन शैली में आकस्मिक परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं। उन परिवर्तनों को हम ड्रॉ कर सकते हैं, उनको रेखांकित कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप कैसे कवर करेंगे? टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन आईएएस मेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं अप्रोच आपको देने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले आपको इसमें यह पढ़ना है कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। 1750 से 18वीं शताब्दी के मध्य से पहले इंग्लैंड में और यूरोप के अन्य देशों में घरेलू कारखाना प्रणाली से उत्पादन होता था, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग या स्टीम इंजन या स्टीम पावर का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो औद्योगिक क्रांति एक ऐसी कार्य प्रणाली को या तकनीकी परिवर्तन को कहा जाता है जिसमें उत्पादन विशाल स्तर पर पावर और तकनीक के सहयोग से वर्ल्ड वाइड इंटेंशन, दुनिया को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पहले उत्पादन होता था अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और उसमें तकनीक का प्रयोग ना के बराबर था। जो भी स्थानीय साधन अवेलेबल थे तो मनुष्य संभवतः अपने हाथ से ही ज्यादातर कार्य करता था। तो औद्योगिक क्रांति दुनिया में सबसे पहले इंग्लैंड में हुई, और इंग्लैंड के बाद फिर यूरोप के अन्य देशों में जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, और इसके बाद फिर वह यूरोप के बाहर भी दिखाई देती है, जैसे जापान एक देश हुआ। लेकिन जापान में औद्योगिक क्रांति लगभग 100 साल के बाद घटित होती है। तो सबसे पहले इंग्लैंड में क्यों हुई
और औद्योगिक क्रांति के लिए बैकग्राउंड्स क्या है, यूरोप महाद्वीप की वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए कि उन सभी परिस्थितियों ने, सरकमस्टांसेज ने औद्योगिक क्रांति को संभव बना दिया। तो आप जानते हैं कि 1750 से पहले यूरोप महाद्वीप में पुनर्जागरण की घटना घटित हो चुकी है। वहां पर कृषि क्रांति हुई और देन फिर वैज्ञानिक क्रांति और वाणिज्यवादी क्रांति, मर्केंटिलिज्म। तो चार महान घटनाएं यूरोप महाद्वीप में इस समय घटित हो चुकी हैं और इन सभी घटनाओं ने यूरोप महाद्वीप को वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण प्रदान किया, जो एक तरफ दर्शन और साहित्य के रूप में विकसित हुआ और दूसरी तरफ वह उत्पादन प्रणाली में घटित होता है। तो वैज्ञानिक चिंतन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ यहां पर यह है कि यूरोप महाद्वीप के देशों ने इन घटनाओं के बाद यह डिसाइड किया कि हमें शेष दुनिया के साथ अपने संपर्कों को बढ़ाना है। पहले कैथोलिक ईसाई धर्म और उसके अध्यक्ष पोप ने इस संबंध में कई प्रकार की गलत व्याख्याएं की थी। तो शेष दुनिया के साथ हमें अपनी गतिशीलता को बढ़ाना है, शेष दुनिया के विस्तार को खोजना है, नई भूमि, नए क्षेत्रों की खोज करनी है और जीवन में गुणात्मक बदलाव लाने के लिए तकनीक को समर्थन देना है, नए आविष्कारों को ईजाद करना है, जैसा कि पहले यूरोप में नहीं होता था। और एक बंद अर्थव्यवस्था की अपेक्षा खुली और आधुनिक अर्थव्यवस्था के साथ जीवन शैली को अपनाना है। तो ये सभी बैकग्राउंड में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसको आपको दो संदर्भों में देखना है कि इसका एक रूप किस तरीके से साहित्य में और दर्शन में डेवलप होता है, जहां पर वह एनलाइटनमेंट यानी प्रबोधक की घटना के रूप में आगे बढ़ता है, दूसरा रूप उसका उत्पादन प्रणाली में एंटर करता है। इसके बाद फिर आप ये पढ़ेंगे कि औद्योगिक क्रांति का जो विस्तार है ये किस प्रकार यूरोप महाद्वीप से शेष दुनिया की ओर होता है। तो सबसे पहले तो आपको यही जानना है कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम क्यों हुई। आखिर इंग्लैंड में ऐसी कौन सी अनुकूल दशाएं थीं जिन्होंने इस क्रांति को संभव बना दिया। तो किसी भी देश में अगर बहुत व्यापक पैमाने पर उत्पादन प्रणाली आरंभ होती है तो निश्चित रूप से उसका अध्ययन अपरिहार्य हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि भारत में बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन प्रणाली को अपनाने के पीछे यहाँ कई प्रकार की विरोधी विचारधाराएं एक साथ डेवलप हुई। तो इंग्लैंड के संबंध में हम 5 से 6 अनुकूल कारणों को अकाउंट कर सकते हैं। पहला, इंग्लैंड में इस समय एक स्थायी शासन था, स्टेबल गवर्नमेंट। स्थायी शासन जब होता है तब वह अपने राज्य में, अपने देश में, अपनी भूमि पर विकास के लिए कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करता है और स्थायी शासन के द्वारा जब कानून व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है तब उत्पादन के लिए निर्भीक वातावरण तैयार हो जाता है। ऐसी स्थिति इंग्लैंड में इस समय विद्यमान थी। दूसरा, 1750 तक इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक अच्छा खासा अपना बैकग्राउंड बना चुकी है। व्यापार के साथ साथ अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक शक्ति बनने का प्रयास करती है और 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी का युद्ध लड़ा, 1764 में बक्सर का युद्ध, और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक शक्ति बन जाती है। इसी प्रकार इंग्लैंड की और भी कई कंपनियां और व्यापारी दुनिया के बहुत सारे देशों में व्यापार कर रहे थे। अर्थात इंग्लैंड का इस औद्योगिक क्रांति से पहले एक अच्छा खासा ओवरसीज ट्रेड कॉमर्स था, समुद्र पारीय व्यापारिक संबंध था। और इसका लाभ ये होता है कि इंग्लैंड के बाहर जिन देशों से उनके संबंध थे वहां से कच्चे माल की सप्लाई आसानी से हो सकती है और औद्योगिक क्रांति से तैयार माल को, रेडीमेड गुड्स को उन देशों में इजीली बेचा जा सकता है। ये तो इंग्लैंड के पक्ष में ये कारण हमको दिखाई देता है। तीसरा, इंग्लैंड में उत्पादन के लिए कुछ कच्चा सामान, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल था बहुत अधिक मात्रा में, जैसे कोयला और लोहा इस्पात, लोहिया इस्क, यानी भट्टियों को चलाने के लिए
स्टीम इंजन को चलाने के लिए दोनों संसाधन चाहिए, उस समय इंग्लैंड में अवेलेबल थे और इनका यूज करना इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने सीख लिया था, जो औद्योगिक क्रांति के लिए एक सहायक कारण बनता है। इंग्लैंड में एक पूंजीपति और व्यापारी वर्ग का उदय हो चुका था इस समय तक, क्योंकि वह शेष दुनिया के साथ व्यापारिक संबंध पहले ही स्थापित कर चुका था, जिससे उसका आर्थिक मुनाफा बढ़ा और धीरे धीरे वह एक पूंजीपति के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और उसने इस नई क्रांति को स्वीकार किया। इसी प्रकार इंग्लैंड में और यूरोप में कुछ ऐसे नए आविष्कार हुए। इन आविष्कारों का इंग्लैंड की जनता ने, पूंजीपतियों ने स्वागत किया, जिसमें पावर लूम, हथकरघे के स्थान पर अब शक्ति चालित करघा, जिससे सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति आ जाएगी, और स्टीम इंजन, भाप से चलने वाला इंजन, जिससे कई प्रकार के कारखानों में गति बढ़ी और रेलवे का और शिपिंग इंडस्ट्रीज का कायाकल्प इसके माध्यम से हो जाता है। और इंग्लैंड की जो राजनीतिक प्रणाली है उसने पूरी तरह से शेष दुनिया के साथ अपने संबंधों को मेंटेन करने के लिए उस समय ऐसे कठोर कानून बनाए कि वह इंग्लैंड की इस औद्योगिक क्रांति में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध हुए। तो इंग्लैंड के पक्ष में आप कई कारणों को काउंट कर सकते हो, जिसके परिणाम स्वरूप यह घटना सबसे पहले इंग्लैंड में घटित हुई। ये कारण जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रिया में कम थे, इनके प्रति बहुत ज्यादा शंकाएं थी। जबकि अगर आप जापान की बात करते हैं तो जापान यूरोप महाद्वीप से बाहर का देश है और इंग्लैंड के 100 साल के बाद 19वीं शताब्दी के लास्ट में जापान में औद्योगिक क्रांति होती है। तो क्यों इतनी लेट जापान में औद्योगिक क्रांति होती है, तो आप इन कारणों को गिना सकते हो। जापान का ऐसा कोई ओवरसीज ट्रेड एम्पायर नहीं था जैसा इंग्लैंड का पहले से बना हुआ था, कि जापान की कोई व्यापारिक कंपनी हो, दुनिया के विभिन्न देशों में व्यापार करती हो, जहां से जापान को रॉ मटेरियल्स मिल जाता हो, कच्चा माल, तैयार माल को वहां भेजा, ये सब नहीं था। जापान में उस प्रकार का कोई कैपिटलिस्ट क्लास ग्रो नहीं हुआ है। जापान में स्टेबल गवर्नमेंट है, लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट नए आविष्कारों और नई खोजों को अभी उतना तेजी से स्वीकार नहीं करना चाहती। उसके स्थान पर उन्होंने पश्चिमी दुनिया के इंग्लैंड के देशों में, इंग्लैंड और यूरोप के देशों में जो खोज हुई थी, जो आविष्कार हुए थे, उन आविष्कारों को उन्होंने स्वीकार किया और जापान की परिस्थितियों के अनुरूप उसमें उन्होंने बदलाव किया। जापान में पुनर्जागरण की घटना भी घटित हुई, ना वहां पर वैज्ञानिक क्रांति हुई, ना वहां पर मर्केंटिलिज्म फेज आया, ना वहां पर कृषि क्रांति हुई। इसलिए जापान में निश्चित रूप से औद्योगिक क्रांति को बहुत बाद में घटित होना था। तो ये इंग्लैंड और बाकी देशों में घटित होने वाली इस औद्योगिक क्रांति के विस्तार के संबंध में आप डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद फिर आपको इसमें यह बताना है कि औद्योगिक क्रांति के प्रभाव क्या हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट को मैं डिस्कस कर रहा हूं, पूरे टॉपिक को नहीं, जहां से आपको तैयारी के लिए हेल्प मिलेगी। औद्योगिक क्रांति को दुनिया में लैंडमार्क माना जाता है, भूचिन्ह। इसको हम प्रभाव के माध्यम से देख सकते हैं। औद्योगिक क्रांति के माध्यम से इंग्लैंड आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा संपन्न राष्ट्र बन गया और संपन्न राष्ट्र बनने का परिणाम यह हुआ कि दुनिया में अब पूंजीवादी विचारधारा का डेवलपमेंट हुआ। तो पूंजीवादी विचारधारा का व्यवस्थित जो विकास है, औद्योगिक क्रांति का एक प्रभाव माना जाता है और पूरी दुनिया को पूंजीवादी विचारधारा के अधीन लाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। फिर बाद में 1917 में जब रूस की क्रांति हुई और उस क्रांति की कोख से जब साम्यवाद का जन्म हुआ, तब उन्होंने पूंजीवादी विचारधारा को काउंटर किया। तो अगर आप पूंजीवादी विचारधारा का प्रसार नहीं करते तो निश्चित रूप से साम्यवादी विचारधारा का भी आरंभ नहीं होता। और इन दोनों विचारधाराओं ने आगे जाकर के दुनिया को शीत युद्ध की अग्नि में धकेल दिया। तो कितना दूरगामी प्रभाव हुआ है, इसलिए इसको लैंडमार्क कहा जाता है। अगला, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो आर्थिक लाभ इंग्लैंड के व्यापारी वर्ग को मिला, जिससे वह पूंजीपति बन गया, विकसित पूंजीपति बन गया, अब उसने दुनिया के अन्य देशों में अपने साम्राज्य को फैलाना शुरू किया और इससे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का उदय हुआ। यानी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की विचारधारा तो पहले से भी थी,
लेकिन इस समय उसमें गुणात्मक बदलाव आए, यानी औद्योगिक क्रांति से जो लाभ हमको मिल रहा है उन लाभों को स्थायी बनाने के लिए दुनिया के विभिन्न देशों में अब इंग्लैंड की अनुरूप सरकारें स्थापित की जाए, वहां अंग्रेजी रूल स्टार्ट किया जाए और उन देशों में निवेश किया जाए जैसा इंग्लैंड के पूंजीपति चाहते हैं। तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की जो नवीन विचारधारा है उसका प्रसार औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। औद्योगिक क्रांति ने दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के बीच शक्ति, संसाधनों और हथियारों की दौड़ को, अर्थशास्त्रों की दौड़ को आरंभ किया, क्योंकि जब आर्थिक लाभ बढ़ा तो आर्थिक लाभ अब ये राजनीतिक लाभ में कन्वर्ट हुआ। आर्थिक लाभ के बल पर अब इंग्लैंड और बाकी देशों ने दुनिया में शक्तिशाली राष्ट्र बनने का फैसला किया और शक्तिशाली राष्ट्र बनने के लिए बहुत बड़ी सेना, सुसज्जित सेना जिसके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र तोपखाना हो, और इसके लिए कारखाने लगाए गए। और देखते ही देखते यूरोप महाद्वीप में दुनिया के अधिकांश देशों की स्थिति शक्तिशाली राजतंत्रों के रूप में इस समय पैदा होती है। और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे दुनिया प्रथम विश्व युद्ध की ओर एंटर कर जाती है। तो प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण माना जाता है औद्योगिक क्रांति, क्योंकि क्रांति के परिणाम स्वरूप जो शस्त्रीकरण हुआ, जो अर्थशास्त्र प्राप्त करने की होड़ हुई। औद्योगिक क्रांति के सामाजिक प्रभाव भी हैं। औद्योगिक क्रांति ने समाज को पूरा बदल दिया, यानी गांव से शहरों की ओर अब ज्यादा माइग्रेशन हुआ, क्योंकि उद्योग और कारखाने शहरों में लगाए गए। इससे एक इम्बैलेंस पैदा हो गया। शहरों में जनसंख्या बड़ी तेजी से, महिलाओं को भी श्रमिकों के रूप में कार्य करना पड़ा। महिलाओं के प्रति क्राइम अचानक से बढ़ जाते हैं। स्लम्स एरिया का जन्म होता है और बच्चियों और महिलाओं के अधिकारों के लिए कई प्रकार के मूवमेंट इस समय शुरू होते हैं। संयुक्त परिवार के स्थान पर न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार का कॉन्सेप्ट आ जाता है। बुजुर्गों से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं हमें समाज में दिखाई देती है। तो सामाजिक जीवन में बहुत सारे प्रभाव नजर आते हैं, आर्थिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में। तो जब आप औद्योगिक क्रांति वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको इस वाले फ्रेम में इसको पढ़ने का प्रयास करना है, जिससे काफी सारे डायमेंशंस कवर हो जाए। बहुत डिटेल में इसके हर एस्पेक्ट को मैं अपने वेबसाइट वाली वीडियोज में डिस्कस करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।